हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसे हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी क्या होती है, तो हम आज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से जानेंगे। इस एक वीडियो में पूरा का पूरा गेस्टाल्टवाद क्या था, उसमें कौन कौन सी थ्योरीज थी और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, गेस्टाल्टवाद लर्निंग को क्या मानते थे, उनके अनुसार अधिगम कैसा होता है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सभी व्यवहारवाद की जितनी भी थ्योरीज थी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड, उनको मैंने कवर करा दिया है, जैसे कि थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे मेन, वो हो चुके हैं। आई होप आपने वो सभी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो आपको उसका जो भी प्लेलिस्ट है पूरी टॉपिक वाइज वीडियोस की, वो आपको मिल जाएगा। जरूर एक बार चेकआउट करिएगा अगर चैनल पे पहली बार अगर आप हैं। ओके, और इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी हम यहाँ पे वीडियो में नहीं कवर करेंगे, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस ही आते हैं एंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, अब ज्यादा देर नहीं करेंगे। गेस्टाल्टवाद क्या होता है, सबसे पहले हम अर्थ को जानेंगे कि ये गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से आपको बस सुनना है। ठीक है, तो गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है। कैसा, कौन सा शब्द है भाई? जर्मन है। आपको ये याद रखना है पहले तो। गेस्टाल्ट कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है होल, पूर्ण या समग्र। ठीक है, गेस्टाल्ट का मतलब क्या है? टोटल या होल, पूर्ण होना। मतलब कि गेस्टाल्ट क्या है? जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णता, यानी कि समग्रता। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस में समग्रता आएगा या पूर्णता आएगा तो भी आप गेस्टाल्ट ही लगाएंगे, जर्मन शब्द है। इसे हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया गया है। ठीक है, देखो इस पूरे की पूरी थ्योरी में ये कहा गया है ना कि हमारे सामने कोई भी अगर समस्या होती है, ध्यान से सुनना, जब भी हम कोई चीज, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, हम जब लर्न करते हैं तो हमारे सामने जो समस्या की प्रकृति है ना, उसको हम संपूर्ण आकार में देखते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को ओवरऑल एज अ होल देखते हो एंड देन आप कोई डिसीजन लेते हो। ठीक है, तो यह जो है ये क्या करता है? संपूर्णता पर बल देता है। अब इसके अनुसार क्या है? द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये गेस्टाल्ट वादियों ने ये लाइन बोली कि द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स, यानी कि पूर्ण अंश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो भी हम समस्या समाधान करते हैं वो हम पार्ट्स में ना करके पूर्णता में करते हैं। इसीलिए यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रतिपादित करते हैं। इस सिद्धांत में हम क्या करते हैं? कोई भी समस्या समाधान पूर्ण से अंश की ओर करते हैं या स्थूल से। स्थूल का मतलब है आपका, स्थूल को हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? स्थूल का मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम जाएंगे एंड होल टू पार्ट की तरफ हम जाएंगे। इस सिद्धांत के जनक जो हैं वो मैक्स वर्दीमर है या वर्दाइमर है, जर्मनी के हैं। ठीक है, तो इसके जनक याद रखना, फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद कौन है? मैक्स वर्दाइमर। इसके बाद कोफका और कोहलर 2 लोग आए जिसने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इन्हें हम गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं। अब आपको 3 लोगों के नाम याद रखना है। सबसे पहला मैक्स वर्दाइमर, जो फादर है गेस्टाल्टवाद की नींव इन्होंने 1912 में रखी। उसके बाद कोफका और कोहलर जो थे, उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था और इन तीनों को हम गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं, वो याद रखना क्या क्या है। पहला है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1912 बाय मैक्स वर्दीमर। ठीक है, गेस्टाल्टिस्ट व्यू ऑन लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वर अपोज्ड टू एट द टाइम डोमिनेंट प्री बिहेवियरिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट व्यूज। कहने का मतलब है कि ये लोग जो थे ये बिल्कुल व्यवहारवादियों का इन्होंने व्यवहारवादियों की आलोचना की। इन्होंने कहा कि हम, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ट्रायल एंड एरर करके सीखेंगे, हम कंडीशनिंग से सीखेंगे। इन्होंने उस चीज को बिल्कुल खंडन किया और इन्होंने ये कहा ना कि हम जो है समस्या का समाधान करते हैं, हमारे सामने कोई समस्या होती है, हम उसे संपूर्णता में देखते हैं एंड उसके बाद हमारे अचानक एकाएक सूझ उत्पन्न होती है और हम समस्या को समाधान
कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि उत्तेजक पर ये बल नहीं देते हैं, स्टिमुलस पे। उत्तेजक का मतलब कि ये लोग स्टिमुलस पे बल ना दे करके, ट्रायल एंड एरर पे बल ना दे करके ओवरऑल सिचुएशन के जो परसेप्शन है ना उस पे बल देते हैं। तो आपको देखो 2 वर्ड याद रखना है। परसेप्शन की बात कौन करा? गेस्टाल्टवादियों ने किया। इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि हम संपूर्ण परिस्थिति को होल देखते हैं, उसे हम समझते हैं अपने अनुभवों के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर, एंड देन हम कोई भी डिसीजन या हम आइडिया वहां से निकालते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ आ जाएगा जब हम थ्योरी करेंगे। उसके बाद वर्दिमर एम्फसाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सीइंग द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई हम प्रॉब्लम को एज अ होल देखते हैं। लर्निंग बाय इंसाइट मीन्स सडन ग्रास्पिंग ऑफ सॉल्यूशन, a flash of understanding without any process of trial and error। अब यहाँ पे insight का मतलब क्या बताया गया है? insight थ्योरी को किसने दी थी? कोहलर ने दी थी। ठीक है, कोहलर जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है ना कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या है ना तो हम विदाउट एनी ट्रायल एंड एरर, हम ट्रायल एंड एरर बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, हम वहाँ पे स्टिमुलस से नहीं सीखते हैं, हमारा सडन कोई सॉल्यूशन निकलता है, अचानक से कोई फ्लैश उत्पन्न होता है। फ्लैश मतलब कि एक तरह से दिमाग की बत्ती जलती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल से काम आ जाती है एंड हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, जिसे इंसाइट कहा गया। ठीक है, जैसे कि किसी समस्या का समाधान करते समय जब हल जो है उस समस्या का वो एकाएक हमारे मस्तिष्क में आ जाता है, तो ये जो तीव्र गति से परिवर्तन होता है इसे हम अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का क्या मतलब है कि किसी भी समस्या में जब हल जो है, जो सॉल्यूशन है, वो अचानक से हमारे सामने, हमारे माइंड में आ जाता है। ठीक है, तो ये माइंड की बात करते हैं, ये लोग कॉग्निशन की बात करते हैं, ये लोग ट्रायल एंड एरर की और व्यवहार की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। व्यवहारवादियों के ये लोग विरोधी थे, मतलब ये उसको नहीं मानते थे इतना। अब 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले अब हम इनसाइट लर्निंग करेंगे। ठीक है, गेस्टाल्टवाद आपको पता चल गया। गेस्टाल्टवाद में 3 मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें वर्दीमर फादर थे एंड 2 कोफका एंड कोहलर थे। तो जो इनसाइट लर्निंग है ना, इसके फादर कौन है? कोहलर। कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो क्या है? हमारा इनसाइट लर्निंग है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इनसाइट लर्निंग के बारे में एक बात आप जान लो कि इनसाइट लर्निंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स द आई हैव फाउंड इट एंड फीलिंग ऑफ यूरेका। फीलिंग और यूरेका, ठीक है, याद रखना ये यूरेका वर्ड इंपॉर्टेंट है। यूरेका जो है इनसाइट लर्निंग में कहा गया, यूरेका का मतलब होता है कि भाई आपने कुछ चीज फाइंड आउट कर ली। आई हैव फाउंड इट मतलब मैंने कुछ खोज निकाला। इस फीलिंग को ये कहते हैं इनसाइट लर्निंग में। कहने का मतलब है कि हमारा क्या होता है कि भाई हमारी सूझ जो होती है, जो हमारे दिमाग में जो हल आया समस्या का, वो अचानक आता है, जिससे हमें ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैंने तो ये खोज निकाला, उसे हम यूरेका कहते हैं। तो आपको ये यूरेका वर्ड याद रखना है। इनसाइट लर्निंग इज ऑल्सो एक्सप्रेस द आहा मूवमेंट। अभी आहा मूवमेंट क्या होता है? आहा मूवमेंट का मतलब है कि भाई अचानक से जब हमें कोई समस्या आता है ना, आपके सामने मान लो कोई समस्या है और मान लो कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम थी एंड आपको कोई अचानक से आइडिया आ गया बहुत अच्छा सा, हम हमारे फेस पे वो चीज नजर आता है ना, हम कितने खुश हो जाते हैं कि अरे मुझे एक आइडिया आया है। तो उसी को आहा मोमेंट कहा गया है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि सूझ जो है वो अचानक होती है और हमें इसके लिए किसी भी अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है। इस सूझ सिद्धांत कोहलर द्वारा किए गए प्रयोगों पर आधारित है। किसके द्वारा? कोहलर। ठीक है, सो गाइस ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कोहलर द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट था 1913 से 1918 के बीच। इन्होंने कैनरी द्वीप पे, ठीक है, याद रखना द्वीप का नाम भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, मतलब इतना तो नहीं पूछा जाता है बट आपको याद रखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। इन्होंने 1913 से 18 के बीच इन्होंने प्रयोग किया था। कहाँ किया था? कैनरी आइलैंड में, कैनरी द्वीप पे, सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पे। कोहलर ने, किसने किया था? कोहलर ने चिंपैंजी पर किया था अपना एक्सपेरिमेंट। उस चिंपैंजी का नाम क्या था भाई? सुल्तान था। ठीक है, क्या नाम था उस चिंपैंजी का? सुल्तान नाम था, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, कोहलर का सबसे बुद्धिमान वनमानुष वो सुल्तान था। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि थी, इसीलिए उसने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। कोहलर ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे जो मेन है। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था बॉक्स के साथ। ठीक है, उसने क्या किया ना, ध्यान से सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा।
थ्योरी में कोई बहुत बड़ा नहीं है रॉकेट साइंस, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कोहलर का एक्सपेरिमेंट क्या था ना कि बॉक्स के साथ उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया, वहां पे एक केला लटका दिया छत पे, ठीक है, ऊपर केला लटका दिया, इतना ऊपर लटकाया कि चिंपैंजी जो है वो अकेले खड़े होकर के वो केले को नहीं प्राप्त कर सकता था। फिर क्या किया कि पहले क्या करता है चिंपैंजी जो है वो प्रयास करता है, ठीक है। कोहलर ने क्या किया, केले लटकाए एंड उसके कोहलर ने क्या किया, साथ में 3 बॉक्स रख दिए, 1 2 3, ठीक है, 3 बक्से रख दिए। तो पहले क्या करता है ना, फर्स्ट वाले में जो चिंपैंजी है वो यूं ही बार बार प्रयास करता है उस केले को प्राप्त करने के लिए, बट वो इतना लंबा नहीं होता है कि वो उस केले को पकड़ सके, उसको ले सके। तो पहले वो क्या कर रहा है, सिर्फ प्रयास कर रहा है। जब उसने प्रयास किया तो उसको सफलता नहीं मिली, तो क्या करता है चिंपैंजी, आराम से वो छोड़ देता है, मतलब कि बिल्कुल वो प्रयास करना छोड़ देता है, खेलने लगता है, इधर उधर कुछ ना कुछ करने लगता है, बिल्कुल। फिर क्या होता है, अचानक से जब वो खेलता है, जब इस तरह से करता है, तो अचानक से जो चिंपैंजी है वो उसका ध्यान इन बक्सों की तरफ जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन बक्सों को लगा के केला प्राप्त कर लूं, ठीक है। तो वो क्या करता है, पहले वो एक बक्सा लेकर के आता है, उस पे चढ़ करके जब वो केले को प्राप्त करता है तो उसे नहीं मिलता है फिर क्या करता है, वो दूसरा बक्सा भी यहाँ पे खड़ा करता है इधर ऐसे, ठीक है, तो भी उसको नहीं मिलता। फिर वो तीसरा बक्सा यहाँ पे खड़ा करता है, तीसरे बक्से पे जब वो चढ़ता है ना तो उसे वो केला मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा यहाँ पर कि पहले उसने जो ट्राई किया, लेकिन वो उसके बाद उसने क्या किया, उसके दिमाग में आइडिया आया अचानक से बैठे बैठे, और एंड देन उसने आगे उस चीज को किया। तो यहाँ पे क्या था कि समस्या की अचानक से उसने समाधान निकाल लिया, उसने एक केले को प्राप्त करने का तरीका ढूंढ लिया। तो यही है सूझ का सिद्धांत। एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टिक्स के साथ किया था, ठीक है, छड़ी के साथ उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया कि एक चिंपैंजी को इधर बिठा दिया एंड बाहर जो है, मान लो कि इसके बाहर कुछ केले रख दिए यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कोहलर ने केले रख दिए बाहर, और वहां पे क्या किया कि 2 इस तरह से स्टिक, चिंपैंजी जहां पे था वहां पे 2 स्टिक थे, ठीक है, एक ये और एक ये। तो पहले क्या करते हैं ना चिंपैंजी, वो पकड़ने की कोशिश करता है केले को, बट वो हाथों से नहीं ले सकता क्योंकि केले की जो स्थिति थी वो बहुत दूर थी, ठीक है, केले को वो प्राप्त नहीं कर पाता था। फिर उसने क्या किया कि एक डंडे से उसने केले को प्राप्त करना चाहा, फिर भी उसे केला नहीं मिला। फिर क्या करता है वो, उसके बाद क्या करता है ना कि छड़ियों से खेलने लग जाता है, वो केले को छोड़ देता है। वो क्या करता है कि छड़ियों से खेलने लग जाता है। तो खेलते खेलते क्या होता है ना, वो ये देखता है कि छड़ी जो है आपस में जुड़ गई। खेलते खेलते उसकी छड़ियां आपस में जुड़ जाती है। तो जैसे ही छड़ी आपस में जुड़ती है ना, तो चिंपैंजी को ये दिमाग में अचानक से ये समाधान आता है कि छड़ियां जुड़ गई है, तो क्यों ना मैं इन छड़ियों को यूज कर लूं केले को लेने में। तो वो क्या करता है, दूसरी बार छड़ी को जोड़ता है एंड जब उसकी छड़ियां जुड़ जाती हैं तो वो उस केले को खींच करके प्राप्त करके खा लेता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या समझा कि बॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट में उसने बॉक्स लगा के समस्या का समाधान निकाला, एंड यहाँ पर वो क्या करता है कि उसने देखा कि छड़ियां जो है वो जुड़ गई। तो यहाँ पे उसने क्या किया, प्रत्यक्षण किया, संपूर्ण परिस्थिति का क्या किया, उसने परसेप्शन किया, ठीक है, इसी को हम परसेप्शन कहते हैं। उसने एज अ होल देखा सिचुएशन को, ठीक है, उसने ये देखा कि मैं छड़ियों को जोड़ करके केला ले सकता हूं। तो एज अ होल परिस्थिति को उसने देखा, अचानक से उसके अंदर सूझ आई और वो प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये है इनके 2 एक्सपेरिमेंट। अब हम इसके कुछ बातें डिस्कस करेंगे और इनसाइट में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला कि अधिगमकर्ता द्वारा समस्या को संपूर्ण रूप में देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे अधिगमकर्ता जो चिंपैंजी था वो समस्या को पूर्णता में देख रहा था, ठीक है, ओवरऑल उसने सिचुएशन पे ध्यान दिया, सोचा, उसके दिमाग में आइडिया आया एंड उसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अधिगमकर्ता जो है संपूर्णता में समस्या को देखता है, परसेप्शन करता है। दूसरा है कि अधिगमकर्ता किसी परिस्थिति में समस्या के अनेक पहलुओं में संबंधों को देखता है। वो क्या करता है कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है, वेरियस फैक्टर्स जो भी एक सिचुएशन में होते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या किया, समस्या के अनेक पहलुओं और को संबंधों को उसने देखा। कहाँ देखा, उसने देखा कि इस छड़ी को जोड़ा जा सकता है। तो उसने क्या किया, सारे पहलुओं को देखा, उसने दिमाग लगाया कि मैं इसको जोड़ दूंगा और मैं केले को प्राप्त कर लूंगा। एंड यहाँ पे उसने ये देखा कि मैं एक बक्सा लगा सकता हूँ, दूसरा लगा सकता हूँ, तीसरा लगा सकता हूँ। तो ये क्या किया, उसने अनेक पहलुओं को, संबंधों को उसने देखा
ठीक है, यही हम सूझ में करते हैं लर्निंग में। उसके बाद सूझ जो होती है वो हमारी एकाएक उत्पन्न होती है, अचानक उत्पन्न होती है, जिससे कि हमारी जो त्रुटियां है ना वो कमी होने लगती है। मतलब सूझ ऐसी उत्पन्न होती है जिसमें हमारी त्रुटियों की संभावना बहुत कम होती है। छात्रों के समक्ष हमें समस्या को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, हम इससे ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन कर सकते हैं कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं तो हम उनके प्रॉब्लम एज अ होल दिखाएं। ठीक है, हमें समस्या को टुकड़ों में नहीं बल्कि उसे एज अ होल प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि होल टू पार्ट हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को। आपको पता होगा होल टू पार्ट हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे मान लो अगर मुझे फ्लावर पढ़ाना है, फ्लावर का कंसेप्ट पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगी, फ्लावर के टुकड़े लेके नहीं जाऊंगी, है ना, मैं उसके पेटल्स लेके नहीं जाऊंगी, मैं ओवरऑल एक फ्लावर ले जाऊंगी पूरी क्लास में, मैं एक प्लांट ले जाऊंगी अगर मुझे प्लांट पढ़ाना है तो, ताकि बच्चे ओवरऑल समस्या का क्या कर सके, प्रत्यक्षीकरण कर सके और उसको समझ सके। तो इन्होंने ये कहा कि भाई छात्रों के समक्ष आप समग्र रूप से समस्याएं प्रस्तुत करेंगे, जो भी आप पढ़ाएंगे उन्हें समग्र रूप से पढ़ाएंगे, और इसके द्वारा क्या होता है, छात्र जो है वो अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, अगर हम उनको पार्ट्स में पढ़ाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाएंगे, तो बच्चे जो है समस्या समाधान में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यह सिद्धांत जो है बेसिकली गणित और विज्ञान जैसे जो कठिन विषय होते हैं उनके शिक्षण में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा रटता नहीं है, यहाँ पे बच्चा ट्रायल एंड एरर नहीं कर रहा है, यहाँ पे बच्चा अपना माइंड यूज कर रहा है। ठीक है, इसलिए गणित और विज्ञान जैसे जो इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। एंड अंतर्दृष्टि जो होती है ना एक व्यक्ति की, जैसे आपकी अंतर्दृष्टि क्या है, आपका समस्या समाधान करने का सूझ क्या है, वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी अंतर्दृष्टि को, हमारे इनसाइट लर्निंग को प्रभावित करते हैं। पहला कि प्रत्यक्षीकरण हमारा प्रभावित करता है कि हम किसी भी समस्या को कैसे परसीव कर रहे हैं, आपके लिए वो समस्या कितनी इंपॉर्टेंट है, आप उसको कितनी अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो, है ना, आप कैसे सिचुएशन को देख रहे हो, वो आपका परसेप्शन है। आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, जैसे कि जो चिंपैंजी था वो इंटेलिजेंट था बहुत ज्यादा, मतलब कि मनुष्यों से थोड़ी सी बुद्धि उसकी कम थी, वो इंटेलिजेंट था, तो उसने क्या किया कि अंतर्दृष्टि से सीख गया। तो बुद्धि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जितना व्यक्ति बुद्धिमान होगा उसकी अंतर्दृष्टि उतनी अच्छी होगी। समस्या की रचना बहुत फैक्टर होता है, समस्या कैसी है, हमारे एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर आपको अनुभव है समस्या को समाधान करने का तो आप उसको जल्दी कर लेंगे। ठीक है, एंड हमारा मेमोरी एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा प्रभावित अंतर्दृष्टि को करती है। ठीक है, मतलब कि हमारी मेमोरी क्या है, हम कितनी चीजें याद रख पाते हैं, और हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं सिचुएशन को। तो ये सारी चीजें जो है परसेप्शन, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम, या हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरी, हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें अंतर्दृष्टि को, हमारे अंतर्दृष्टि का मतलब हमारी सूझ को प्रभावित करती है। सूझ का मतलब कि कैसे हम समस्या का एकाएक समाधान निकाल रहे हैं। ओके गाइस, सो ये थी आज की थ्योरी, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सपोर्ट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, और ऐसे ही हम अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं अच्छे से इंटेलिजेंस को डिस्कस करूँगी। सो ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।